हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। प्रकाश भारती जी का नॉवेल करोड़ों का वारिस, लास्ट पार्ट। इंस्पेक्टर रावत के ऑफिस में डॉक्टर मदान सिर झुकाए बैठा था। कदमों की आहट सुनकर उसने गर्दन घुमाई और अजय पर निगाह पड़ते फट पड़ा। तुम अब आए हो? जानते हो वो बदमाश मेरी बेटी को लेकर भाग गया। यही है तुम्हारा काम करने का ढंग। शांत हो जाइए, अजय ने कहा। वे जल्दी ही पकड़े जाएंगे। मुझे झूठी तसल्ली मत दो। यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, अजय ने कहा और उसे बोलने का मौका दिए बगैर पूछा, क्या अनीता मेहता का इलाज अभी भी आपकी देखरेख में चल रहा है? हाँ, क्यों? वो आपके नर्सिंग होम में ही है। डॉक्टर ने बेचैनी से पहलू बदला। हाँ, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन उस कमीने लड़के ने मुसीबत खड़ी कर दी और जा नहीं सका। मेरे पेशेंट नेग्लेक्ट हो रहे हैं। आइए अब वहाँ चलते हैं। किस लिए? मिसेस मेहता इस केस को निपटाने और आपकी बेटी तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है। डॉक्टर खड़ा हो गया। वह अनिश्चित सा था। अजय उसे साथ लिए बाहर आ गया। दोनों डॉक्टर की कार में सवार हो गए। मिसेस मेहता कैसे रोजी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है? अचानक उसने पूछा। मैं यकीनी तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन पीटर से उसके गहरे ताल्लुकात थे और पीटर इस साजिश में उस लड़के मंजुल का पार्टनर था। इसलिए मंजुल के बारे में किसी भी दूसरे शख्स से ज़्यादा वह जानती हो सकती है। मुझे तो उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। मिसेस मेहता ने केस के बारे में आपसे बातें की थी? उसकी दिमागी हालत की जानकारी होने और डॉक्टर होने के नाते उसके साथ बातचीत में इस पर जोर मैंने नहीं दिया। डॉक्टर हिचकिचाता सा बोला। फिर भी इस बारे में बातें हुई थी। उसकी दिमागी हालत का इससे सीधा और गहरा ताल्लुक है, इसलिए इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप खुलासा तौर पर बताएंगे? नहीं, ये मेरे पेशे का उसूल है और ये इंसानी ज़िंदगी का सवाल है। मत भूलिए कि एक आदमी का मर्डर किया गया था। हमारे पास सबूत है कि पीटर के करीमगंज आने से पहले भी मिसेस मेहता उसे जानती थी। उसकी हत्या की गवाह भी वह थी। इसीलिए इस बारे में उसकी कही गई हर एक बात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नहीं, क्योंकि न तो वो घटना उसे साफ तौर पर याद है और न ही यकीनी तौर पर कुछ कहने की हालत में वो है। यानी इस बारे में जो वह कहती है उसे इसका भ्रम कहा जाएगा। बेशक इसकी बातें उन वास्तविक घटनाओं से मेल नहीं खाती जिसकी जानकारी हमें है। इंस्पेक्टर रावत से भी इस बारे में मैं बातें कर चुका हूँ और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि मृतक की हत्या हरीश मोहन नामक एक बदमाश ने ही की थी। इसमें शक की बड़ी भारी गुंजाइश है, अजय ने कहा। इंस्पेक्टर रावत ने अभी हरीश मोहन का बयान लिया था। विशालगढ़ के एक जुआरी ने हरीश को अनीता मेहता को डरा धमका कर उससे पैसा वसूलने के लिए भेजा था। पीटर बीच में आ गया। हरीश ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन उससे पहले पीटर उसे गोली मार चुका था। हरीश उसे बेहोश पड़ा छोड़कर भाग गया। उसका दावा है कि उसके जाने के बाद किसी और ने पीटर को चाकू भोंक कर मार डाला। मदान का चेहरा कठोर हो गया। विंडशील्ड को ताकती उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव थे मानो न चाहते हुए भी वह किसी खौफनाक चीज़ को देखने पर विवश था। लेकिन रावत ने कहा था हरीश ही कातिल है। उसने कहा, मगर अब उसकी आवाज़ में उतना दम नहीं था। रावत का अनुमान गलत था। हम सभी गलती पर थे। तुम्हारा कहने का मतलब है अनीता मेहता शुरू से सच्चाई बता रही है? वो क्या बताती रही है ये मैं नहीं, आप जानते हैं डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर भटनागर और दूसरे साइकियाट्रिस्ट को यकीन है कि अनीता का खुद पर इल्ज़ाम लगाना उसके बीमार दिमाग के वहम है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था। वह खुद पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है? पीटर की मौत का? मदान खामोश बैठा रहा। कुछ देर के लिए बुरी तरह हिल जाने की वजह से वो भूल गया था, लेकिन अब वो पुनः सिर्फ डॉक्टर बन चुका था। मेरे किसी मरीज़ के जाति मामलात के बारे में मुझसे जिरह करने का कोई हक तुम्हें नहीं है। जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन अगर अनीता मेहता ने पीटर की हत्या की थी तो किसी भी तरह आप उसे नहीं बचा सकते। ये जानते हुए भी उसे बचाना चाहते हैं। ये देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि इस तरह आप न सिर्फ कानून तोड़ रहे हैं बल्कि अपने पेशे उसूलों का भी अपमान कर रहे हैं। अपने पेशे के उसूलों को मैं बेहतर समझता हूँ। डॉक्टर का स्वर तनावपूर्ण था। दिमागी कश्मकश में फंसे डॉक्टर के माथे पर पसीना झलक आया। अपने मरीजों की भलाई के लिए वह इतना ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आ रहा था कि अपनी बेटी को भी भूल गया था। क्या वो आपके सामने कबूल कर चुकी है डॉक्टर? अजय ने पूछा। कि पीटर का मर्डर उसी ने किया था? डॉक्टर ने धीरे धीरे उसकी ओर गर्दन घुमाई। क्या
क्या अनीता मेहता पीटर के खून के जुर्म का इकबाल कर चुकी है? तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। उसने इंजन स्टार्ट करके कार पुलिस स्टेशन के प्रांगण से बाहर निकाली और खामोशी से ड्राइव करने लगा। अजय ने भी न बोलना ही बेहतर समझा, इस उम्मीद में कि शायद इस तरह अनीता मेहता से बातें करने का मौका पा सकता था। नर्सिंग होम के पार्किंग में कार पार्क करके डॉक्टर भीतर दाखिल हुआ। अजय भी उसके साथ था। साइक्रेटिक विंग की ओर से आती 21 वर्षीय नर्स ने सम्मानित स्वर में मदान का अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, मदान थके से स्वर में बोला। मिसेस मेहता कैसी है? उससे मिलना चाहता हूँ। सॉरी डॉक्टर, वो तो जा चुकी है। कहाँ? मिस्टर मेहता आज सुबह ही उन्हें घर ले गए। किसकी इजाज़त से? बगैर इजाज़त। लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। उसने लिख कर दिया है? यस सर। डॉक्टर पलटकर बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ गया। वह इतनी तेज़ी से चल रहा था कि उसके साथ लगा रहने के लिए अजय को दौड़ना पड़ा। वो आदमी बेवकूफ़ है। इंजन स्टार्ट करके डॉक्टर तीव्र स्वर में बोला। पत्नी की सुरक्षा के मामले में रिस्क लेने की इजाज़त उसे नहीं दी जा सकती। वो औरत उसके साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरनाक है। क्या ये पीटर के लिए भी खतरनाक थी? अजय ने पूछा। जवाब में डॉक्टर गहरी सांस लेकर रह गया। कार तेज़ी से दौड़ती रही। शहर से बाहर गोल्डन हिल की चढ़ाई चढ़ते समय सड़क पर निगाहें जमाए डॉक्टर बोला, उस बेवकूफ़ और बदकिस्मत औरत ने मुझे बताया था कि पीटर की हत्या उसी ने की थी, लेकिन मैंने उस पर गौर नहीं किया। उसकी कहानी मुझे सच नहीं लगी। मुझे यकीन था कि वो उसके बीमार दिमाग का वहम है। इसलिए आपने इंस्पेक्टर रावत को इससे पूछताछ नहीं करने दी। डॉक्टर होने के नाते मरीज़ की भलाई की खातिर वो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अब लगता है वो मेरी गलती थी। लगता है? आपको यकीन नहीं है? अब मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं रहा। उसने आपसे जो भी कहा था उसी के लफ्ज़ों में बताइए। उसने झगड़ने की आवाज़ें सुनी। 2 आदमी गालियाँ बकते हुए आपस में लड़ रहे थे। फिर एक फायर हुआ। वो डर गई, लेकिन हिम्मत करके प्रवेश द्वार पर पहुंची। पीटर लॉन में पड़ा था। दूसरा आदमी कांटे सा लेकर भाग रहा था। जब कार चली गई तो वो बाहर पीटर के पास पहुंची। उसका इरादा पीटर की मदद करने का था, उसका कहना था, लेकिन घास में पड़ा उसका चाकू देखा। उसने चाकू उठा लिया और भोंक दिया। अजय कुछ नहीं बोला। कार उस प्राइवेट रोड की चढ़ाई चढ़ रही थी जो सीधी मेहता की कोठी तक जाती थी। दस्तक के जवाब में फौरन मेहता ने दरवाज़ा खोला। जाहिर था कि उसने कार की आवाज़ सुन ली थी और दरवाजे के पीछे खड़ा डॉक्टर द्वारा दस्तक दिए जाने का इंतज़ार कर रहा था। तेज़ धूप के आते ही उसकी सुर्ख आंखों में पानी आ गया और छींक आ गई। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा। अपने कमरे में। यहाँ नर्स होनी चाहिए। नर्सिंग होम में इतना शोर और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है हमारे दरवाजे पर हुई उस वारदात के बारे में तुम उससे बड़ी पूछताछ कर रहे हो, जिससे अनीता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जबकि तुमने खुद ही मुझसे कहा था जो इस बारे में बातें करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उसने खुद ही अपनी मर्जी से उस बारे में बातें की थी। एक तरफ हटो और मुझे उससे मिलने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर। और सुनो डॉक्टर, तुम्हारी सेवाओं को मैं इसी वक्त से ख़त्म कर रहा हूँ। अनीता के इलाज के लिए मैं नया डॉक्टर रख लूँगा और दूसरी ऐसी जगह का इंतज़ाम कर लूँगा जहाँ वो आराम चैन से रह सके। डॉक्टर घरेलू नौकर नहीं होते मेहता, जिन्हें जब चाहो रख लो और जब चाहो निकाल दो। लेकिन डॉक्टर को किसी के घर में जबरन घुसने का हक भी हासिल नहीं है। डॉक्टर का अपने मरीज़ के लिए फ़र्ज़ तो होता है। तुम्हारे फ़र्ज़ और इलाज के 3rd डिग्री तरीक़ों को मैं देख चुका हूँ। एक और बात सुन लो, अनीता ने तुमसे जो भी कहा है कानूनन उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके वकील की हैसियत से तुम्हें और दूसरे लोगों को मैंने कुछ तथ्यों का पता लगाने में मदद करने के लिए रखा था, समझे? अगर तुमने उन तथ्यों या गलत तथ्यों को किसी भी रूप में किसी के सामने प्रकट किया तो मैं तुम पर क्रिमिनल केस कर दूंगा। तुम 2 तरफा बातें कर रहे हो। अब तक मात्र दर्शक की भांति खड़ा अजय बोला, तुम किसी पर कोई मुकदमा नहीं करोगे? अच्छा, तुम भूल रहे हो कि मोटे तौर पर तुम्हारी स्थिति भी वही है जो डॉक्टर मदान की है। मैंने तुम्हें एक इन्वेस्टिगेशन करने और जुबानी रिपोर्ट देने के लिए एंगेज किया था। उस मामले में और ज़्यादा कुछ करने का मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कानूनन जुर्म है। अजय को ताव आ गया। मेहता ने पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करना शुरू किया तो उसने अपना पाँव उड़ा दिया। तुम हमें नहीं रोक सकते मेहता। मेहता ने दरवाजे के पीछे से राइफल उठाई और तनिक पीछे हटकर उस पर तान दी। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई। इसे रख दो, डॉक्टर ने कहा और दरवाजे में अजय के आगे खड़ा हो गया। सामने तनी राइफल की परवाह न करते हुए बोला,
इसे अलग रख दो मेहता, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो। तुम बेहद परेशान और अनीता के लिए बेहद फिक्रमंद हो, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं, अनीता के भी दोस्त हैं। हम तुम दोनों की मदद करना चाहते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्यों अनीता से बातें करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेवकूफ़ी मत करो देवराज, तुम अकेले अपने घर पर एक बीमार औरत की देखभाल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ अपनी कोई परवाह तुम्हें नहीं है, लेकिन अनीता की भलाई और हिफाजत का ख्याल तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसे इलाज और देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे अंदर आकर उसे देखने दो। नहीं, मेहता चिल्लाया, पीछे हटो वरना शूट कर दूंगा। मेहता की आवाज़ उसकी पत्नी तक पहुंच गई। अंदर कहीं से वह चिल्लाई, नहीं। मेहता ने किसी गवादी की भांति पलकें झपकाई। उसके पीछे से उसकी पत्नी के चीखने और घूंसे मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। फिर कांच टूटने का छनाका हुआ। दोनों ओर से पड़ते मानसिक दबाव के बीच फंसा मेहता तनिक शोर की दिशा में घूम गया। राइफल भी उसी के साथ ही घूम गई, लेकिन मेहता का ध्यान इस ओर नहीं गया। अजय ने मौके का पूरा फायदा उठाया। फुर्ती से डॉक्टर की बगल से गुजरकर उसने बाएं हाथ से राइफल की नाल पकड़ी और दाएं से मेहता की टाई की गांठ पकड़कर उसे परे धकेल दिया। राइफल अजय के हाथ में आ गई। मेहता दीवार से जा टकराया और गिरता गिरता बचा। उसकी सांसें अव्यवस्थित थी, माथे पर झूल आए बाल आंखों में घुस रहे थे। अजय ब्रीच खोलकर राइफल की गोलियां निकालने लगा। अचानक अंदर से भागते कदमों की आहट आती सुनाई दी। फिर प्रवेश हॉल के दूसरे सिरे पर अनीता प्रकट हुई। उसकी आंखें बोझिल थी, बाल बिखरे हुए, ड्रेसिंग गाउन सिकुड़कर पीछे पहुंच जाने की वजह से शरीर का सामने का अधिकांश भाग नग्न नजर आ रहा था। टांग में आए कट से निकलता खून उसके नंगे पैर से बहता हुआ फर्श पर गिर रहा था। खिड़की से टूटे कांच से मुझे कट लग गया, वो बोली। तुम्हें कांच तोड़ने की ज़रूरत क्या थी? मेहता गुर्राता हुआ उसकी ओर झपटा। फिर एकाएक उसे डॉक्टर और अजय की मौजूदगी का ध्यान आया तो उसकी आवाज़ में विष घुल गया। गाउन ठीक करो डार्लिंग, बाहर वालों के सामने इस तरह तुम्हें नहीं आना चाहिए। अपने कमरे में जाओ। डॉक्टर मदान बाहर वाले आदमी नहीं है। वो अपने गाउन के दोनों सिरे पकड़कर उन्हें आगे खींचकर बोली। फिर डॉक्टर की ओर देखा। आप मेरे जख्म का इलाज करने आए हैं ना? और अनिश्चित सी उसकी ओर बढ़ी। डॉक्टर खुद ही उसके पास आ गया। हाँ, आओ अपने कमरे में चलो, मैं पट्टी कर दूंगा। लेकिन मैं उस कमरे में जाना नहीं चाहती। उस जगह से मुझे नफरत है, मेरा दम घुटता है। वहाँ पीटर मुझसे मिलने आया करता था। चुप करो, मेहता गुर्राया। अनीता डॉक्टर के पीछे खड़ी हो गई और उसके कंधे पर से अपने पति की ओर पीड़ित निगाहों से देखा। चुप करो, चुपचाप बैठो और इसका जिक्र मत करो। सिर्फ यही कहते रहते हो मुझसे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है देवराज? मेरे और पीटर के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर मदान को तो खुद मैंने ही सब कुछ बताया था। उसने अपने वक्षस्थल पर हाथ फिराकर अजय की ओर देखा और इस आदमी के चेहरे पर लिखा है, ये भी मेरे बारे में जानता है। उसे आपने मारा था मिसेज मेहता? अजय ने पूछा। जवाब मत देना, मेहता बोला। लेकिन मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। इस तरह मेरे दिलो दिमाग से सारा बोझ उतर जाएगा। उसके होठों पर पीड़ा भरी मुस्कान उभरी, फिर गायब हो गई। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। काली कार वाले ने उसे बेहोश कर दिया था। मैं बाहर गई और उसे चाकू भोंक दिया। उसने अपना हाथ नीचे गिराकर यूं मुट्ठी बीची मानो किसी चाकू के दस्ते को उसमें कस रही थी। मेहता गौर से उसे देख रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? अजय ने पूछा। पता नहीं, मेरा ख्याल है मैं उससे ऊब गई थी। मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैंने उसकी जान ली थी। मैं मौत की सज़ा पाने की हकदार हूँ। उसके इन शब्दों में एक प्रकार की कृत्रिमता थी। उसने ये शब्द यूँ बोले थे मानो डोरियों द्वारा संचालित कोई आदमकद पुतली किसी दूसरे की आवाज़ में बोल रही थी, जबकि उसकी आंखों में से बेगुनाही साफ झलक रही थी। मुझे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, वो बोली। ठीक है ना देवराज? मेहता को गुस्सा आ गया। मुझे इससे अलग ही रखो। लेकिन तुमने ही तो कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, और डांटती हुई सी बोली। तुमने कहा था मेरे तमाम गुनाहों की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत। तुमने ठीक ही कहा था। मैंने तुम्हारा सारा पैसा जुए में गंवा दिया, दूसरे आदमी के पास जाकर रहने लगी, और अब मैं खूनी भी हूँ। इसे यही ख़त्म कर दो। मेहता याचनापूर्वक डॉक्टर से बोला। मेरी पत्नी बीमार है और इसे टांग में चोट लगी है। आपको इससे पूछताछ नहीं की जाने देनी चाहिए। और अजय प्रेस रिपोर्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी पर यह कर रहा हूँ, अजय बोला। मिसेस मेहता, आपको पीटर बेंजामिन को चाकू भोंकने वाली बात याद है? पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन याद आना ज़रूर चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा क्यों कह रही है?
देवराज ने मुझे देखा था। अजय ने मेहता की ओर देखा, लेकिन मेहता ने उसकी ओर नहीं देखा। वो यूं दीवार से सटा खड़ा था, मानो उसी में समा जाना चाहता था। देवराज यहाँ नहीं था, अजय ने कहा। जब आपने फ़ोन किया था वो दीवान पैलेस में था। ये आ गया था। पीटर उस वक्त भी घास में पड़ा था। उसके मुंह से अजीब सी खर्राटे लेने की जैसी आवाज़ें निकल रही थी। मैंने उसकी कमीज़ के बटन खोल दिए थे ताकि वह आराम से सांस ले सके। आपको यह सब तो याद है, लेकिन चाकू भोंकना याद नहीं? वो बात मेरे दिमाग से निकल गई होगी। मेरे दिमाग से हमेशा बातें निकल जाया करती है। देवराज से पूछ लो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सोचने दो। मुझे याद है, मैंने उसकी कमीज़ में हाथ घुसेड़ा था, ये देखने के लिए कि उसका दिल सही ढंग से धड़क रहा है। वो यूं उछल कूद सी करता महसूस हुआ था, मानो कोई छोटा सा जानवर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसकी छाती पर घने और बड़े बाल थे। मेहता ने गुर्राहट सी ली। फिर आपने क्या किया? अजय ने पूछा। मैं कुछ नहीं। कुछ देर वहीं बैठ मैं उसे देखती रही। फिर अपनी बाहों में लेकर मैंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह उसी तरह खर्राटे लेता रहा। जब देवराज पहुंचा, वह तब भी खर्राटे ले रहा था। मुझे उसके साथ देखकर देवराज को गुस्सा आ गया। मैं भागकर अंदर आ गई, लेकिन खिड़की से देखती रही। वह सिर झुकाए धीरे धीरे बोल रही थी। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और आंखें चमक रही थी। नहीं, मैंने उसकी जान नहीं ली। उसका स्वर उत्तेजित था। बाहर हॉल में मैं नहीं थी, देवराज था। मैं खिड़की से उसे देख रही थी। देवराज ने पीटर का चाकू उठाया और उसके पेट में घुसेड़ दिया। उसके मुट्ठी बंधे दाएं हाथ ने कल्पित चाकू से अपने पेट पर वार किया। खून का फुहारा सा छूट पड़ा और हरी घास पर फैलता चला गया। दीवार से सटे खड़े मेहता का सिर तनिक आगे आ गया। इसे फिर हेलुसिनेशन हो रहा है, इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। अनीता उसकी बात सुनती प्रतीत नहीं हुई। मानसिक संघर्ष और आंतरिक वेदना के कारण उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसकी हत्या नहीं की। अब तुम चुप करो। डॉक्टर ने उसका चेहरा अपने कंधे से सटा लिया। शांत हो जाओ। ये सच है? अजय ने पूछा। होना ही चाहिए, मुझे यकीन है, डॉक्टर बोला। जो इल्ज़ाम ये खुद पर लगा रही थी वो इसकी कल्पना और वहम थे, जबकि ये बयान हालात से काफ़ी हद तक मेल खाता है। ये असलियत की ओर लौट आई है। ये पहले से भी ज़्यादा पागल हो गई है, मेहता बोला। अगर तुम समझते हो इन बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, तो तुम इससे भी ज़्यादा पागल हो। मत भूलो कि मैं वकील हूँ। तुम क्या हो पता चल चुका है, डॉक्टर ने कहा और पलटकर उसकी पत्नी से बोला। आओ अनीता, मैं तुम्हारे जख्म पर पट्टी बांध देता हूँ, फिर तुम कपड़े बदल कर मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें नर्सिंग होम ले जाऊँगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे मेरे ही कमरे में लॉक करके रखा जाता है। तुम अपने कमरे से खिड़की तोड़कर निकली थी? डॉक्टर ने पूछा। उसी चक्कर में तुम्हारी टांग में चोट आ गई? हाँ, डॉक्टर ने एक बाह से उसे सहारा दिया, दूसरा हाथ मेहता की ओर फैला दिया। अपनी पत्नी के कमरे की चाबी दो, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। मेहता ने चुपचाप जेब से चाबी निकालकर उसे दे दी। डॉक्टर अनीता मेहता को सहारा दिए प्रवेश हॉल ही से गुजरकर अंदर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद मेहता ने राहत की गहरी सांस ली। अगर मैं पहले से वो सब जानता होता जो अब जानता हूँ, मैंने ये नहीं करना था, वह पराजित भाव में बोला। कुछ बातें ऐसी होती है जिनका सही पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते। मानव स्वभाव भी उन्हीं में से एक है। हम समझते हैं हर एक चीज़ से निपट सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और करते रह जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव हमारी दिमागी ताकत को तोड़ कर रख देता है। कुछ दिन या कुछ ही हफ्तों में हर एक चीज़ बदल जाती है। कुछ ऐसा नहीं रहता जिसके लिए संघर्ष किया जाए। नतीजे के तौर पर सब खत्म हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ है। तुमने पीटर की हत्या क्यों की? अनीता ने बताया था। जब मैं यहाँ पहुँचा, वो पीटर का सिर गोद में रखे सो रही थी और उसे किस करते हुए होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर मेरे अंदर नफरत का तूफान खड़ा हुआ। इसे अचानक आवेश में पाकर किए जुर्म का जामा पहनाने की कोशिश मत करो। उन दोनों के ताल्लुकात के बारे में तुम बहुत पहले से जानते थे। इस बात से इनकार मैं नहीं करता। मेहता ने अपने खड़े होने की पोजीशन बदली, मानो अपनी कहानी में बदलाव लाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। पिछले साल विशालगढ़ में पीटर अनीता के संपर्क में आया था। अनीता मुझसे तलाक लेने के लिए वहाँ के वकीलों की सलाह लेने गई थी, लेकिन इसकी बजाय पीटर की वजह से वह गैम्बलिंग के चक्कर में पड़ गई। अनीता ने जितना भी पैसा वहाँ हारा, उसमें पीटर की भी कमीशन थी और अनीता करीब 12 लाख रुपए हारी थी।
जब उसके पास पैसा नहीं रहा तो पीटर ने कुछ दिन उसे अपने फ्लैट में भी साथ रखा। मुझे किसी तरह पता चला तो मैं वहाँ गया और बड़ी खुशामदी की कि वो वापस घर लौट चले, मगर वो आना नहीं चाहती थी। मुझे पीटर को भी अनीता को वापस भेजने के लिए पैसा देना पड़ा। अजय को उसके कथन की सच्चाई पर कोई शक नहीं था। किसी भी आदमी ने अपने ही खिलाफ ऐसी कहानी नहीं गढ़नी थी, लेकिन खुद मेहता अपने शब्दों पर यकीन करता प्रतीत नहीं हुआ। बेजान से शब्द उसके मुंह से यूं निकल रहे थे मानो वो दूर कहीं किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हुए इस ऐसे हादसे की रिपोर्ट दे रहा था जो जुबानी याद तो थी मगर उसे समझ वह नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने खुद को पहले जैसा कभी महसूस नहीं किया। हम दोनों ही पूरे बदल गए थे। उसने कहना जारी रखा, ये कोठी मैंने अनीता के लिए ही बनवाई थी और इसे बनवाने में मेरी तमाम जमा पूंजी लग गई। लेकिन यहाँ एक छत के नीचे रहते हुए भी मानो शीशे की एक दीवार हम दोनों के बीच खिंच गई थी। हम एक दूसरे को देख तो सकते थे मगर सही मायने में बातें नहीं कर सकते थे। हमारी हालत अलग अलग पिंजरों में बंद दो जानवरों जैसी थी। हमारा व्यवहार भी दिनों दिन अजीब होता गया। अनीता कपड़े फाड़ लेती, नंगी होकर फर्श पर लेट जाती, हाथ पैर पटकती और चीखती हुई अपना चेहरा नोच डालती थी। मैं उसे देखकर गालियाँ बकता और कह लगाता था। इसके बावजूद हम अपनी अपनी जगह खुश थे। फिर एक रोज़ करीब 6 महीने पहले पीटर यहाँ आ पहुँचा। तब तक अनिल दीवान के अवशेष खोद कर निकाले जा चुके थे और पीटर इस बारे में अखबारों में पढ़ चुका था। वो जानता था वे अवशेष किसके थे। उसने ये सूचना मुझे दे दी। वो तुम्हारे पास ही क्यों आया? इसका सीधा सा जवाब है, अनीता ने उसे बता दिया था कि मैं मालती दीवान का अटर्नी हूँ। अनीता में उसकी दिलचस्पी की वजह भी यही रही हो सकती है। वो ये भी जानता था कि अनीता ने जुए में जो रकम हारी थी उसकी वजह से मैं आर्थिक कठिनाइयों में फंस गया था। पीटर को अपनी योजना के लिए किसी एक्सपर्ट की मदद की ज़रूरत थी। अकेला उसे अमल में वो नहीं ला सकता था। वो जान गया था कि मैं दूर तक की सोचने वाला बेहद चालाक आदमी हूँ। तुम्हारे बारे में ये भी वो जानता था, अजय ने मन ही मन कहा। तुम एक ऐसे खुदगर्ज और बेईमान आदमी हो जिसे न सिर्फ झुकाया बल्कि मोड़ा भी जा सकता था। दत्ता इस तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है? उसने पूछा। अमरीश दत्ता? इस योजना से कोई ताल्लुक उसका नहीं था। उसका इस सारे मामले से इकलौता रिश्ता ये था कि अनीता उसके 6.5 लाख रुपए की कर्जदार है। ये रकम उसने अनीता को प्रो नोट्स लिखाकर अपने जुआ घर में जुआ खेलने के लिए उधार दी थी। दत्ता अपनी रकम लौटाने के लिए बराबर दबाव डाल रहा था। अंत में नौबत यहाँ तक आ गई कि वह मेरी और अनीता की तगड़ी पिटाई कराने की धमकी देने लगा। मेरे लिए किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये ड्रामा बंद करो देवराज। इस साजिश में तुम अचानक शामिल नहीं हुए। तुम महीनों तक इस पर सोच विचार करते रहे हो। इससे मुझे भी इनकार नहीं है। इस पर काफ़ी काम किया जाता था। पीटर के आइडिया में शुरू में बहुत ज़्यादा दम मुझे नज़र नहीं आया। हालांकि वह इस आइडिया पर करीब 6 साल पहले से विचार करता रहा था, जब मंजुल से नेपाल में अचानक उसकी मुलाकात हो गई थी। वो चंदनगढ़ से अनिल दीवान को जानता था। लड़के को उसका डुप्लीकेट कॉपी के रूप में पाकर वह हैरान हुआ था। उसकी इसी समानता को किसी प्रकार भुनाने की उम्मीद में लड़के को नेपाल से टनकपुर तक भी ले आया था, मगर फिर वह खुद पुलिस के लफड़े में फंस गया और लड़का भाग गया। लड़का कहाँ था उसे पता नहीं लग सका, लेकिन उसे यकीन था कि अगर मैं पैसे से उसकी मदद करूं तो वह दोबारा लड़के को ढूंढ सकता था। और जैसा कि तुम भी जानते हो, पीटर ने नैनीताल में स्कूल जाकर उसे ढूंढ भी लिया। करीब 5 महीने पहले मैं खुद नैनीताल गया और कॉलेज के एक नाटक में स्टेज पर उसे अभिनय करते देखा। लड़का बेहतरीन एक्टर है, होशियार और संजीदा भी है। उससे बातें करके मुझे यकीन हो गया कि वह इस साजिश को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दे सकता था। मैंने बम्बई के एक प्रोड्यूसर के तौर पर उसे अपना परिचय देते हुए कहा था कि उसके टैलेंट को फिल्मों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो इस झांसे में आ गया। मेरे दिए गए 5,000 रुपये रख लिए तो उसे इस काम के लिए रजामंद करना भी मुश्किल नहीं हुआ। उसके लिए उसकी कहानी मैंने तैयार कर दी। यह बड़ा ही पेचीदा काम था। सबसे बड़ी समस्या थी उसके नेपाली बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने न आने देना। मेहरौली में अनाथालय में आग लगने की घटना की पूरी जानकारी मुझे थी। उसे मंजुल की कहानी में मैंने फिट कर दिया, लेकिन मैं जानता था इस साजिश की कामयाबी सबसे ज़्यादा खुद उसी पर निर्भर करती थी। अगर उसने अपना रोल सही ढंग से निभा दिया तो वह करोड़ों की इस साजिश में सबसे बड़ा हिस्सा पाने का हकदार बन जाएगा। अपने हिस्से के तौर पर मेरी अपनी मांग ज़्यादा बड़ी नहीं थी। विशालगढ़ में दीवान सिनेमा और उससे जुड़ी दीवान मार्केट उसने मुझे दे देने थे। उसे गौर से देखता अजय समझने की कोशिश कर रहा था
कि उस जैसे तेज़ दिमाग, सुलझे हुए और बहुत सही ढंग से सोचने वाले आदमी का ये अंजाम कैसे हो गया। कोई ऐसी बात थी जिसने उसके दिमाग को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से रोक दिया था। शायद अपनी काबिलियत पर यह उसका खोखला घमंड था जो अभी तक भी उस पर सवार था। आमतौर पर हर एक बड़े जुर्म को शताब्दी का सबसे बड़ा जुर्म करार दे दिया जाता है, मेहता कह रहा था, लेकिन यह सही मायने में सबसे बड़ा और अपने आप में अनोखा जुर्म होना था। करोड़ों की जायदाद और कारोबार की एक ऐसी जालसाजी जिसमें किसी का भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना था। लड़के ने बस अपना पता लग जाने देना था और तथ्यों को अपनी कहानी कहने देना था। तथ्यों को? अजय ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन से तथ्यों की बात कर रहे हो? उन तथ्यों को जो सामने मौजूद है, मेहता ने कहा। मैं वकील हूँ, कोई दार्शनिक नहीं, और हम वकील सच्चाई या वास्तविकता के आधार पर धंधा नहीं करते। कौन जानता है सच्चाई क्या है? हम सामने मौजूद या जाहिरा तथ्यों से अपना काम चलाते हैं। इस मामले में तथ्यों के साथ बहुत ही मामूली छेड़छाड़ की गई है। डॉक्यूमेंट्स की तो कोई जालसाजी की ही नहीं गई है। बस लड़के को अपने बचपन और अपने माँ बाप के बारे में 2-4 झूठ बोलने पड़े थे। मगर 2-4 झूठ से क्या फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पर उस सूरत में जबकि मिसेस दीवान उसे अपना असली पोता समझकर बेहद खुश है। अब अगर वह उसे अपना वारिस मानकर अपना सब कुछ उसके लिए छोड़ जाती है तो ये उसका अपना जाती मामला है। उसने नई वसीयत बनवा ली है? हाँ, मगर मेरा कोई दखल उसमें नहीं है। मैंने उससे कह दिया था कि इस काम के लिए दूसरा कोई वकील कर ले। क्या ऐसा करना समझदारी थी? बेशक। कैसे? इसलिए कि मालती दीवान को जितना अच्छी तरह मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता, वह खुद भी नहीं। उस जिद्दी बुढ़िया की सबसे ख़ास बात यह है, जो करने की उसे सलाह दी जाती है उसका उल्टा ही वह हमेशा करती है, और उसकी इस आदत पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। मैंने उससे नई वसीयत बनवा दी, बार बार ये कहकर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे अनिल का पता लगवाने को रजामंद कर लिया, ये बताकर कि ये एकदम होपलेस केस है। मैंने तुम्हें एंगेज करने के लिए उसे तैयार कर लिया, प्राइवेट डिटेक्टिव को एंगेज करके, पूरा विरोध करके। उसके दिमाग में किस बात को कब और किस ढंग से बैठाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन तुमने मुझे ही क्यों चुना? दत्ता बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। अगर मैं खुद लड़के को ढूंढ कर पेश करता तो उसे तगड़े शक की निगाहों से देखा जाना था। मुझे ये काम किसी दूसरे आदमी से ही कराना था, किसी ऐसे आदमी से जिसमें इस काम को कराने की पूरी काबिलियत हो, जिसकी इमेज सही हो और जिस पर पूरा भरोसा मैं कर सकूं। तुम्हारी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मैंने ये भी सोचा था कि अगर हम तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए तो किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और अगर तुम्हें बेवकूफ़ हम नहीं बना सके तो मेरा ख्याल था कि दोस्ती का वास्ता देकर तुम्हें मना लूँगा और अपने साथ मिला लूँगा। प्रवेश द्वार का दूसरा दरवाज़ा खुला और अनीता मेहता, डॉक्टर मदान अंदर आ गए। अनीता डिप्रेस्ड और थकी सी थी, उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। डॉक्टर ने बाहर से उसे सहारा दिया हुआ और दूसरे हाथ में चमड़े का सफ़ेद सूटकेस पकड़ा हुआ था। मेहता ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है डॉक्टर, अजय बोला। आप पुलिस को फ़ोन कर दीजिए। वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, वे लोग पहुँचने वाले होंगे। अनीता को वापस नर्सिंग होम ले जा रहा हूँ ताकि इसकी सही ढंग से देखभाल की जा सके। मुझे उम्मीद है अब ये बिल्कुल बदल जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है, मेहता ने कहा। डॉक्टर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मेहता ने पुनः कोशिश की। गुड बाय अनीता, वो बोला। आई रियली विश यू वेल। अनीता के चेहरे पर कसाव सा पैदा हो गया, लेकिन अपने पति की ओर उसने देखा तक नहीं। वो डॉक्टर के साथ चली गई। अजय को मेहता से हमदर्दी सी हो गई। अपनी पत्नी को संभाल पाने के काबिल वह नहीं था। उसकी अपनी कमज़ोरी और पत्नी की ज़रूरत ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया था। फिर उनके बीच पीटर आ गया और पति पत्नी के रिश्ते की उनकी पूरी इमारत भर भराकर गिर पड़ी। चालाक मेहता उसके मनोभाव को ताड़ गया। मुझे तुम पर ताज्जुब हो रहा है अजय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सख्त हो जाओगे। तुम दोस्तों की मदद करने वाले आदमी हो। मैं दोस्तों की मदद करता हूँ, किसी खूनी की नहीं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि उसकी हत्या करना मेरे लिए ज़रूरी था, अपनी पत्नी की वजह से। मेरी पत्नी तो सिर्फ शुरुआत थी, वो मुझ पर भी हावी होता जा रहा था। मेरी पत्नी और मेरे घर में हिस्सेदार होकर भी उसे सब्र नहीं था। वो बेहद कमीना और मक्कार था। उसकी भूख बराबर बढ़ती जा रही थी। सब कुछ अकेला ही हड़प जाना चाहता था। उसके लहजे में हिकारत थी। मेरे पूरे योगदान और तमाम तरह के रिस्क लेने के बाद भी वह मुझे ही निकाल कर बाहर करना चाहता था। ऐसा कैसे कर सकता था वो? लड़के के जरिए उसका मंजुल राय पर कोई अंकुश था। क्या अंकुश था
ये न तो जानता हूँ और न ही उनमें से किसी से कबूल करवा पाया, मगर पीटर का कहना था कि वो मेरी सारी योजना को चौपट करने के लिए काफ़ी था। ये उसकी योजना भी थी, लेकिन वह इतना गैर जिम्मेदार था कि मनचाही न होने पर इसे चौपट भी कर सकता था। इसलिए तुमने उसे मार डाला। मुझे मौका मिला और मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया। पहले से कोई इरादा मेरा नहीं था। अपनी पत्नी के साथ जो तुमने किया है, उसे जानने के बाद कोई भी इस पर यकीन नहीं करेगा। ये इरादतन कत्ल ही है। तुमने एक बेहोश पड़े आदमी की हत्या करके अपना अपराध एक दिमागी तौर पर बीमार औरत के सिर मढ़ने की कोशिश की थी। ये उसी की जिद थी, मेहता सर्द लहजे में बोला। वह खुद ही यकीन करना चाहती थी कि हत्या उसी ने की थी। पीटर के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से उसके मन पर अपराध बोझ इतना ज़्यादा था कि मेरे बातें करने से पहले ही वो खुद को खूनी समझ बैठी थी। मैंने सिर्फ वही किया जो उन हालात में किसी भी आदमी को करना था। मुझे पीटर को चाकू भोंकते हुए देख चुकी थी। उसके दिमाग से इस बात की याद मिटाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। नर्सिंग होम में देर देर तक उसके साथ रह रहकर तुम वही कुछ करते रहे हो। उसके दिमाग में कूट कूट कर यह बात भरते रहे हो कि पीटर की हत्या उसी ने की थी। सारे बखेड़े की जड़ वही तो है। मेहता दीवार पर हाथ मारकर बोला। पीटर को मेरी ज़िंदगी में वही लाई थी। इससे उसे भी तकलीफ़ तो होनी ही थी। मैं अकेला ही क्यों तकलीफ़ उठाता रहूँ? तुम अकेले नहीं रहोगे। ये बताओ, करोड़ों का नकली वारिस वो इम्पोस्टर मंजुल राय कहाँ है? मेहता ने कनखियों से उसे देखा। इस तमाम बखेड़े के लिए वो मुझसे ज़्यादा जिम्मेदार है। उसका कसूर ज़्यादा है। अगर इस मामले को निपटाने में मदद मिलती है तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। अनीता को कानूनन अभी भी मेरी पत्नी के नाते मेरे खिलाफ बतौर गवाह पेश नहीं किया जा सकता। दूसरे, तुम यह तब नहीं जानते कि जो उसने कहा था वो सच भी है। तुम कैसे कह सकते हो कि उसकी कहानी सच है? ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे बचा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में वहशियाना उम्मीद थी। तुम कैसे जानते हो कि तुम जिंदा हो? अजय ने पूछा। मुझे तुम्हारा पार्टनर चाहिए। आज सुबह वह चंदनगढ़ में था। वहाँ से कहा गया है मुझे नहीं मालूम। तुम आखिरी दफ़ा उससे कब मिले थे? अगर तुम मेरे साथ सहयोग करने को तैयार नहीं तो मैं ही क्यों सहयोग करूं? खाली राइफल अभी भी अजय के हाथ में थी। उसे उल्टी करके उसने डंडे की तरह दोनों हाथों में सिर से ऊपर तान लिया। इसलिए अजय गुर्राया। मेहता ने अपना सिर इतनी तेज़ी से पीछे किया कि सिर दीवार से टकरा गया। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा, अजय हिंसक स्वर में बोला। मैं जानता हूँ। पिछली रात तुम्हारे पास आया था, तभी तुम्हें अपनी योजना मिट गई नजर आई थी। इसीलिए आज सुबह तुम अनीता को अचानक नर्सिंग होम से डिस्चार्ज करा कर ले आए। बोलो, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, मेहता कल्पित स्वर में बोला। मंजुल यहाँ किस लिए आया था? अपने एक बेयरर चेक के बदले में उसे नकद रकम चाहिए थी। मेरे पास सिर्फ 7,000 रुपये थे। मैंने उसे सब दे दिए। उसे किस लिए पैसा चाहिए था ये उसने नहीं बताया। अजीब और समझ में न आने वाली बातें कर रहा था। ऐसा लगता था मानो भयानक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा था। क्या बातें की थी उसने? उसके हर एक लफ्ज़ को दोहरा पाना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं खुद बहुत परेशान था। उसने अनिल दीवान और उसकी मौत के बारे में ढेर सारे सवाल पूछ डाले, लेकिन मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। उसका दिमाग फिर गया है। अनिल दीवान के बेटे का अभिनय करते करते उस चालाक लड़के को यह यकीन हो गया लगता है कि वास्तव में अनिल दीवान का बेटा है। रोज़ी भी उसके साथ थी। हाँ, लगता है उसी को प्रभावित करने के लिए वह ऐसी बातें कर रहा था। उसकी इस एक्टिंग से वह यकीनन प्रभावित भी हो गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह खुद भी इस पर पूरा यकीन करता नजर आ रहा था। वह इतना ज़्यादा उत्तेजित था कि उसने मुझे धमकी दी। अगर अनिल दीवान के हत्यारे के बारे में उसे नहीं बताया तो वो मेरी जान ले लेगा। मैं समझ नहीं सका कि उसे क्या जवाब दूँ। अंत में मुझे अनिल दीवान की चंदनगढ़ में आया रही उस औरत का नाम याद आया जो अब शांतिपुरम में रहती है, मिसेज मारिया सैमुअल। हाँ, मुझे कुछ न कुछ बताकर उससे जान तो छुड़ानी ही थी। तभी पुलिस की एक कार प्रवेश द्वार के बाहर आकर रुकी। इंस्पेक्टर रावत के 2 मातहत अंदर आए और मेहता को पीटर की हत्या के आरोप में हथकड़ियाँ लगा दी गई। अजय उसी शाम सलीमपुर होता हुआ शांतिपुरम पहुंच गया। मारिया सैमुअल अपने घर में ही मौजूद थी और अकेली थी। इस दफा वह सही ढंग से पेश आई और उसे अंदर लिवा ले गई। मुझे उम्मीद थी तुम ज़रूर आओगे, वह बोला। आज सुबह एक और विजिटर भी आया था। शरद दीवान? अजय ने पूछा। हाँ, शरद दीवान, वही छोटा सा लड़का जिसकी चंदनगढ़ में मैंने देखभाल की थी। इतने बरसों बाद और उसे जवान देखकर मुझे अच्छा लगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी बड़ी प्यारी है, उसे साथ ही लाया था। वे तुम्हारे पास किस लिए आए थे? जिस लिए तुम आते रहे हो, जानकारी।
किस बारे में? उसी रात के बारे में। मैंने सोचा उसे सच्चाई जानने का हक है, इसीलिए जो तुम्हें बताया था उसे भी बता दिया। पीटर, बेंजामिन और नारायण के बारे में। ये सुनकर उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उसने गौर से सब सुना और जब मैंने रूबीज़ के बारे में बताया तो सचमुच उसके कान खड़े हो गए। रूबीज़ के बारे में अपनी दिलचस्पी की वजह बताई उसने? उसने कुछ नहीं बताया। वो उठा और जल्दी से बाहर निकल गया और दोनों अपनी नई सफ़ेद कार में सवार होकर यहाँ से चले गए। वे इतनी जल्दी में थे कि चाय तक नहीं पी। उनका व्यवहार कैसा था? मेरे साथ? हाँ, बहुत ही अच्छा। उस लड़की ने मुझे बताया कि जैसे ही शरद अंधेरे से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा वे शादी कर लेंगे। अंधेरे से क्या मतलब था उसका? पता नहीं, लेकिन उसने कहा यही था। और लड़का अपने बाप की मौत के बारे में सुनकर वाकई बहुत दुखी हुआ था। उसने बताया कि अब क्या करेगा या कहाँ जाएगा? नहीं, उसने एयरपोर्ट जाने के बारे में मुझसे पूछा था कि टैक्सी कहाँ से मिलेगी। मैंने बता तो दिया, लेकिन सुनकर काफ़ी अजीब ज़रूर लगा। बाहर खड़ी नई कार पास में होते हुए भी वो टैक्सी के बारे में पूछ रहा था। वो गिरफ्तार किए जाने से बचता फिर रहा है। वो मानता है अगर उसने एयरपोर्ट पर कार छोड़ी तो वो पहचान ली जाएगी। उसे कौन गिरफ्तार करना चाहता है? पुलिस? हाँ। क्यों? इसलिए कि वह अनिल दीवान या शिशिर शर्मा का बेटा नहीं है, वो फ्रॉड है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपने बाप से हूबहू मिलता है। उसकी समानता से ही तो सब धोखा खा रहे हैं। असल में उसका नाम मंजुल राय है और वो नेपाल का एक मामूली बदमाश है। मारिया सैमुअल चकरा गई। लेकिन देखने में तो वो नेपाली बिल्कुल नहीं लगता। उसके माँ बाप भी नहीं लगते। उसकी माँ वहाँ धनगढ़ी में एक बोर्डिंग हाउस चलाती है। धनगढ़ी में? हाँ, क्यों? वे भी वही गए हैं। तुम्हें कैसे पता? जब मैं किचन में उनके लिए चाय बना रही थी तो उसको लड़के से कहते सुना कि जितना जल्दी हो सके धनगढ़ी पहुंचना होगा। फिर वे उठकर चले गए। यहाँ किस वक्त आए थे वे? सुबह करीब 9 बजे। अजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 5:30 बजे थे। अब तक वे नेपाल पहुंच गए होंगे, उसने कहा और खड़ा हो गया। क्या ये मुसीबत कभी ख़त्म नहीं होगी? जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे खेद है कि अपने वादे के मुताबिक तुम्हें इससे अलग मैं नहीं रख सका। अब तुमसे कोई शिकायत मुझे नहीं है। मैंने अपने पति को सब बता दिया। उसने कहा है सच्चाई की खातिर अगर अदालत में गवाही देनी पड़े तो वो भी मुझे देनी चाहिए। वो बहुत अच्छा आदमी है। अजय मुस्कुराया। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है। नहीं, मगर मैं उसे और अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। उस लड़की के बारे में सोचकर यकीन करने को मन नहीं करता कि वह लड़का बदमाश है। लेकिन मैं जानती हूँ जिंदगी कैसे रंग दिखाती है। मैं खुद ऐसे दौर से गुजर चुकी हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मगर सभी तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते। वह गहरी सांस लेकर रह गई। रात में करीब 3 बजे अजय धनगढ़ी पहुंचा। पुरानी बस्ती के उस लाल मकान में रोशनी थी। अजय ने किराए की अपनी कार पार्क करके दरवाजे पर दस्तक दी। उसी मोटी औरत ने दरवाज़ा खोला। अजय को पहचानते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। क्या चाहते हो? दोबारा यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे बेटे की तलाश में। वो यही है? मंजुल? वो जवाब सोचती हुई सी बोली। वो तो कई साल से मेरे पास नहीं आया। उसके पीछे अंधेरे में खरखराती सी मर्दाना आवाज़ उभरी। इसकी बात पर यकीन मत करना। उसका बूढ़ा पति एक हाथ से दीवार का सहारा लिए घसीटता सा आगे आया। वो काफ़ी पिए हुए लग रहा था। उसके लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकती है। बकवास मत कर, बूढ़े लंगूर। औरत की आंखें गुस्से से सुलगती सी नजर आ रही थी। उसके बेटे की भी गुस्से से सुलगती ऐसी ही आंखें अजय देख चुका था। वह बूढ़े की ओर पलटी तो धूल अटे लिबास वाला बूढ़ा सहम कर पीछे हट गया। तुमने लड़के को यहाँ देखा था? अजय ने उससे पूछा। नहीं, उसकी तकदीर अच्छी थी कि उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, वरना मैंने उसके टुकड़े कर डालने थे। लेकिन ये मिली थी उससे। मंजुल कहाँ है? अजय ने औरत से पूछा। इसने मुझे बताया था, वे होटल में ठहरने गए हैं। उसकी जगह बूढ़े ने जवाब दिया। वह और लड़की दोनों। औरत भी खामोश नहीं रह सकी। उन्हें होटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो बोली। मैंने उनसे यही अपने घर में रहने के लिए कहा था, लेकिन मेरे ख्याल है वो लड़की यहाँ रहना नहीं चाहती थी। लड़की बिल्कुल ठीक है। हाँ, औरत ने जवाब दिया। मुझे उसकी नहीं, मंजुल की फिक्र है। समझ में नहीं आता कि इतने सालों के बाद वह यहाँ क्या करने आया है। वो शुरू से ही पागल है, बूढ़ा बोला, लेकिन मक्कार भी बहुत ज़्यादा है। उससे होशियार रहना, यंग मैन। वो बातें तो चिकनी चुपड़ी करता है, लेकिन असल में काला नाग है। वो होटल कहाँ है? बस स्टैंड के पास होटल नंदन है। आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हमें दूर ही रखना। वो कमीना हमें भी अपने बखेड़े में फंसाने की कोशिश करेगा। मगर मैं एक इज्जतदार आदमी। बको मत, उसकी पत्नी चिल्लाई। मैं उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ।
उन दोनों को आपस में उलझता छोड़कर अजय बाहर आ गया। नंदन औसत दर्जे का बढ़िया होटल था। 3 मंजिला इमारत में सेकेंड फ्लोर पर कॉर्नर की एक खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। दूसरी रोशनी लॉबी में थी। रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद नींद से बोझिल आंखें वाले अधेड़ नेपाली ने उबासी लेते हुए अजय को देखा। कहिए, मुझे एक कमरा चाहिए, मिलेगा? ज़रूर, 100 रुपये रोज़ लगेंगे। नेपाली या इंडियन? अधेड़ ने खीसे निपोर दी। आप तो इंडियन हैं, इंडियन करेंसी ही देंगे। अजय ने 100 रुपये का एक नोट डेस्क पर डाल दिया। अधेड़ ने एक रजिस्टर खोलकर उसकी ओर खिसकाया। नाम पता लिखकर साइन कर दीजिए। अजय ने नाम पता लिखते समय नोट किया। उससे पहली एंट्री मिसेज और मिस्टर शरद दीवान, दीवान पैलेस, करीमगंज, इंडिया की थी। पहले से ही 2 और इंडियन यहाँ ठहरे हुए हैं, वो बोला। हाँ, जवान जोड़ा है साहब, हनीमून मना रहे लगते हैं। मैंने उन्हें सबसे बढ़िया कमरा दिया है, सेकेंड फ्लोर पर कॉर्नर वाला। अधेड़ ने उसे घूरा। उन्हें डिस्टर्ब मत करना साहब। बिल्कुल नहीं करूँगा। अधेड़ ने एक चाबी हुक से उतारकर उसके सामने डाल दी। रूम नंबर 208 सेकेंड फ्लोर पर दूसरे सिरे पर है। मैं आपको पहुंचा दूं? शुक्रिया, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। अजय सीढ़ियों द्वारा सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा। रूम नंबर 208 में जाकर अपने ओवरनाइट बैग से उसने एक असली नज़र आने वाली नकली पिस्तौल निकाली। टनकपुर में सबसे बड़े स्टोर से खरीदी गई उस पिस्तौल से किसी को डराने का काम आसानी से लिया जा सकता था। अपने कमरे से निकलकर वो दबे पांव गलियारे में चल दिया। कॉर्नर के कमरे में बंद दरवाजे के नीचे बनी झीरी से रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर से धीमे खर्राटों के अलावा धीरे से खांसने की आवाज़ भी आती सुनाई दी। कुछ एक सेकेंड्स के पश्चात पुनः खांसी सुनाई दी। अजय ने डोर नॉक घुमाने की कोशिश की। दरवाज़ा लॉक था। कौन है? अंदर से रोजी मदान का स्पष्ट स्वर उभरा। अजय चुपचाप खड़ा रहा। रोजी की आवाज़ पुनः सुनाई दी। शरद, उठो। क्या बात है? मंजुल की आवाज़ रोजी के मुकाबले नज़दीक से आती सुनाई दी। बाहर कोई है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अंदर कोई बिस्तर से उतरा। फर्श पर कदमों की आहट हुई, फिर डोर नॉब घुमाई गई। भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर दाएं हाथ को घूसे की तरह ताने मंजुल बाहर आया, लेकिन अजय के हाथ में पिस्तौल तनी देखकर फौरन ठिठक गया। उसके शरीर का ऊपरी भाग नंगा था। हैंड्स अप, अजय ने कहा। मंजुल उसी तरह खड़ा रहा। इस बेवकूफ़ी की ज़रूरत नहीं है, पिस्तौल नीचे कर लो। बको मत, अजय कड़े स्वर में बोला। हाथ ऊपर करके वापस घुमो और धीरे धीरे अंदर चलो। मंजुल ने बेमन से हाथ ऊपर उठा दिए। वो घुमा तो अजय ने देखा उसकी पीठ पर पुराने जख्मों के सैकड़ों निशान थे। अजय ने अंदर आकर एड़ी से दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया और पिस्तौल से ही दायां हाथ पैंट की जेब में घुसेड़ लिया। रोजी बिस्तर के पास खड़ी थी, लंबी ढीली मर्दाना कमीज और जीन्स पहने। तुम दोनों ने शादी कब कर ली? अजय ने पूछा। रोजी का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। अभी नहीं की, वह बोली। यहाँ एक ही बिस्तर देखकर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन शरद ने मेरे साथ रूम शेयर किया है। मुझे डर लग रहा था। इस बिस्तर पर यह सिरहाने की साइड सोया हुआ था और मैं पायत पर लेटी हुई थी। इसे कुछ मत बताओ। हाथ ऊपर किए खड़ा मंजूर बोला। ये तुम्हारे पिता का जासूस है, उसी ने इसे यहाँ भेजा है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मंजुल, अचानक वह तेज़ी से अजय की ओर पलट गया। मुझे इस नाम से मत पुकारो। क्यों? क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? मेरा नाम शरद दीवान है। ये नाटक बंद करो। तुम्हारे पार्टनर देवराज मेहता ने सारी असलियत बताकर जुर्म का इकबाल कर लिया है। मेहता न तो मेरा पार्टनर है और न ही कभी था। मेहता कुछ और ही कहता है। ये मत समझना कि वह तुम्हें बचा रहा है। साजिश के इस मामले में वह सरकारी गवाह बन रहा है ताकि हत्या के अपराध में अपने लिए हमदर्दी हासिल करने के विचार से। तुम्हारा मतलब है पीटर की हत्या मेहता ने की थी? तुम्हारे लिए कोई नई खबर ये नहीं है। तुम इस जानकारी को दबाए बैठे रहे हो। आप सिचुएशन को सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं। रोजी उन दोनों के बीच में आकर बोली। ये सच है कि शरद को पहले से ही मिस्टर मेहता पर शक था, लेकिन उस शक को पुलिस के पास जाकर जाहिर करने की स्थिति में ये नहीं था। इसे खुद अपने बारे में भी शक था। मेहरबानी करके शरद को असलियत बताने का मौका दीजिए। प्यार में अंधी रोजी का उस पर इतना विश्वास देखकर अजय को गुस्सा आ गया। मुझे असलियत की जानकारी है, वो बोला। इसका नाम शरद नहीं, मंजुल राय है। कई साल पहले इसी शहर में अपने बाप को चाकू भोंक कर ये यहाँ से भाग गया था। बूढ़ा हिम्मत राय इसका बाप नहीं है। इसकी माँ उसी को इसका बाप बताती है और अपनी औलाद के बारे में एक माँ ही सही बता सकती है। वह झूठ बोलती है, मंजुल ने कहा। तुम्हारे अलावा सब झूठ बोलते हैं? हाँ। तुम्हें नकली वारिस बनाने वाला मेहता भी? हाँ। असलियत यह है, जब मेहता ने पहली बार मुझे अप्रोच किया, मैं खुद नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ। उसकी ऑफ़र को मंजूर करने की बड़ी वजह थी।
मुझे उम्मीद थी कि इस तरह मेरे बारे में पता लगा लूँगा। पैसे का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। पैसे से ज़्यादा अहमियत किसी भी आदमी के लिए अपनी आइडेंटिटी की होती है। मेरे लिए भी सबसे बड़ी बात अपनी सही आइडेंटिटी को जानना था। और अब तुम जान गए हो? उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। हाँ, मैं स्वर्गवासी अनिल दीवान का बेटा हूँ। ये तुम्हें कब पता चला? अजय ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। तुम जो चाहो समझो, मगर मैं सही जवाब दूंगा। मुझे धीरे धीरे इसका पता चला। शुरुआत उस वक्त हुई थी जब केशव दत्त जोशी ने मेरे अंदर ऐसा कुछ देखा जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। फिर डॉक्टर चौधरी ने मुझे मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचाना, और फिर जब मेरी दादी ने भी मुझे स्वीकार कर लिया तो मैंने सोचा यही सच होना चाहिए। पिछले कुछ एक दिनों से पहले तक मैं नहीं जानता था कि यह सच है। पिछले कुछ एक दिनों में क्या हो गया? रोज़ी ने मुझ पर विश्वास किया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की हर एक बात इसे बता दी थी और इसने यकीन कर लिया। उसने शर्मा कर रोज़ी की ओर देखा तो रोज़ी ने उसका हाथ थाम लिया। दरअसल अपने बारे में सच्चाई पर मुझे बचपन में ही शक होने लगा था, वो बोला। उसका स्वर अपेक्षाकृत गंभीर एवं शांत था। हिम्मत राय ने कभी मेरे साथ पिता जैसा व्यवहार नहीं किया। वह रोज़ाना कई बार बेल्ट से मेरी पिटाई करता था। प्यार करना तो दूर रहा, कभी सीधे मुंह उससे बात तक मुझसे नहीं की। तभी मुझे महसूस होने लगा कि वह मेरा बाप नहीं हो सकता। कम उम्र में बहुत से लड़के अपने असली बाप के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। रोज़ी उसके और ज़्यादा नज़दीक हो गई। इसे अपनी कहानी सुनाने दीजिए प्लीज़, वो बोली। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ज़िंदगी भी तो अपने आप में कम अजीब नहीं होती। शरद अपनी ओर से पूरी सच्चाई बता रहा है। ये सच्चाई नहीं, वहम और कल्पना है। कुछ एक लोग अपने बारे में ऐसे वहम पाल बैठते हैं कि असल में वो नहीं है जो कि वे है। अजय को उम्मीद थी इस पर लड़का फिर से क्रोधित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ भी वही हुआ था, वो बोला। लड़कपन में मैं सोचा करता था कि मैं कोई राजकुमार हूँ जिसे बदकिस्मती ने गरीबी में लापटका था। मेरी माँ भी मुझे प्रोत्साहन दिया करती थी। वो मुझे साफ और कीमती कपड़े पहनाती थी और बताया करती थी कि मैं बाकी बच्चों से अलग हूँ। उससे भी पहले, बहुत बहुत पहले, वह अक्सर एक कहानी मुझे सुनाया करती थी। उन दिनों वह जवान और सुंदर थी। मैं 5-6 साल से ज़्यादा का नहीं था। तब मैं इस कहानी को परी कथा समझता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी अपनी ही कहानी थी। वो मुझे मेरे बारे में पता लगने देना नहीं चाहती थी, लेकिन खुलेआम इसे कबूलने में डरती थी। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी। मैं एक राजा का बेटा था और हम शानदार महल में रहा करते थे, लेकिन जवान राजा मर गया और उसका एक जालिम चेकर हमें उठाकर खौफनाक गुफाओं में ले गया, जहाँ बर्फ और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसने बाकायदा इसका एक गीत बना लिया था। लाल पत्थर जड़ी सोने की एक अंगूठी थी, वह मुझे दिखाया करती थी, जिसे राजा बतौर यादगार उसके पास छोड़ गया था। उसने उत्सुकतापूर्ण प्रश्नात्मक निगाहों से अजय की ओर देखा। दोनों की निगाहें पहली बार आपस में मिली और अजय को लगा उनके बीच वास्तव में एक असलियत पैदा हो गई। रूबी की अंगूठी? अजय ने पूछा। वही होनी चाहिए थी। कल शांतिपुरम में मारिया सैमुअल नामक एक औरत से मैंने बातें की थी। तुम भी उसे जानते हो और उसकी कहानी भी सुन चुके हो। उसकी बातों से मेरी कई ऐसी उलझनें दूर हो गई जो मुझे परेशान करती रही थी, और इससे उन बातों की पुष्टि भी हो गई जो कई साल पहले पीटर ने मुझे बताई थी। उसने बताया था कि हिम्मत राय मेरा सौतेला बाप है। उसका असली नाम नारायण दास है और वह एक पुराना सजा याफ्ता मुजरिम है। वो मेरी माँ को चंदनगढ़ के एक बदनाम होटल से निकाल कर लाया था और इसे अपनी प्रेमिका बना लिया था। फिर जब नारायण को सजा हुई और वह जेल चला गया तो मेरी माँ ने मेरे बाप से शादी कर ली, लेकिन नारायण जेल से भाग गया। उसने उन्हें ढूंढ निकाला और मेरे बाप की हत्या कर दी। पीटर ने तुम्हें यह कब बताया था? जिस रोज़ मैं उसके साथ घर से भागा था, उसी रोज़ बोर्डिंग हाउस के बिल को लेकर हिम्मत राय से उसकी मारपीट हुई थी। मैं नीचे सीढ़ियों में खड़ा सुन रहा था। वे हमेशा लड़ते रहते थे। हिम्मत राय पीटर के मुकाबले में बूढ़ा और कमज़ोर था, फिर भी उसने पीटर का जमकर मुकाबला किया और उसे मार मार कर किचन के फर्श पर बेहोश कर दिया था। मैंने पीटर के ऊपर पानी डाला और उसे होश में ले आया। तब उसने बताया कि हिम्मत राय ने ही मेरे पिता का मर्डर किया था। मैं किचन से गोश्त काटने वाला छुरा लेकर ऊपर अपने कमरे में जा छुपा। फिर जब हिम्मत राय ने मुझे कमरे में लॉक करने की कोशिश की तो मैंने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने उसे मार डाला था। बाद में जब टनकपुर पहुंचा, मैंने अखबार देखा तो मुझे पता चला कि वह मरा नहीं था। जिस ट्रक में हम टनकपुर पहुंचे थे वो ठीक पुलिस स्टेशन के पास अचानक खराब हो गया। मैं ट्रक से उतरकर कुछ खाने पीने के लिए पास ही एक ढाबे में चला गया। ट्रक बीच सड़क में खड़ा था। 3 पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और पूछताछ करने लगे। पीटर ने घबराकर भागना चाहा तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद करीब 6 महीने पहले ही वो दोबारा मुझे मिला था। तब उसने कहा कि उसने झूठ बोला था।
हिम्मत राय का मेरे पिता की हत्या से कोई वास्ता नहीं था। मेरे जरिए हिम्मत राय से बदला चुकाने के लिए उसने वो सब कहा था। तनिक रुक कर उसने पूछा, अब तुम समझते हो कि क्यों मैंने पीटर की बात मानकर उसकी योजना में शामिल होने का फैसला किया था? मैं नहीं जानता था उसकी कौन सी कहानी सच थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। मुझे तो पीटर पर भी शक था कि उसी ने मेरे पिता को मार डाला था, वरना उसे मर्डर का पता कैसे चला? लड़की की कहानी इस संबंध में प्राप्त सभी तथ्यों पर पूरी तरह फिट बैठ रही थी, इसलिए न चाहते हुए भी अजय इस पर विश्वास करने को विवश था। पीटर उसमें इन्वॉल्व था, वह बोला। इसीलिए जब वह दोबारा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता था तो उसने अपनी कहानी बदल दी। इसीलिए मेहता समेत किसी भी दूसरे शख्स के सामने वह कबूल नहीं कर सकता था कि वह जानता था कि तुम कौन हो। वह कैसे इन्वॉल्व था? पीटर शुरू से ही इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व था, अजय ने मन ही मन कहा। अनिल दीवान को कुल्हाड़ी का और अनिल दीवान के हत्यारे को चाकू का निशाना बनवाने वाला वही तो था। मेहता की बीमार पत्नी को जुए में मोटी रकम हारने के लिए उकसाने वाला भी वही था। मेहता की दौलत हासिल करने की शुरुआती योजना बेचने वाला भी वही था। अंत में अपनी इन तमाम चालाकियों और मक्कारियों की कीमत उसे मेहता के हाथों जान देकर चुकानी पड़ी। उस जैसे आदमियों का देर सवेर एक ही अंजाम होता है, कुत्ते की मौत, मारे जाना। वही उसके साथ हुआ। मैं समझा नहीं, पीटर का मेरे पिता की मौत से क्या रिश्ता था? प्रत्यक्षता अनिल दीवान को निशाना बनवाने वाला वही था। हत्या के समय के हालात के बारे में अपनी माँ से बातें की थी तुमने। संभवतया वह उस वारदात की गवाह रही थी। वह इससे भी ज़्यादा कुछ कह रही थी। वह बड़े ही कठिन स्वर में बोला, शरद? रोज़ी व्याकुलतापूर्वक बोली, क्या कह रहे हो शरद? शरद ने उसे जवाब नहीं दिया। वह अपलक शून्य में ताक रहा था। वह आज रात भी मुझसे झूठ बोलती रही है, यही समझाने की कोशिश करती रही कि मैं हिम्मत राय का ही बेटा हूँ, मेरा कोई दूसरा बाप नहीं था। वह पहले ही मुझसे मेरी आधी ज़िंदगी छीन चुकी है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। तुम हिम्मत राय से नहीं मिले? वह उस वक्त घर में नहीं था और उस औरत ने मुझे नहीं बताया कि वह कहाँ गया था, लेकिन मैं उस कमीने को ढूंढ ही लूँगा। वो ज़्यादा दूर नहीं है, घंटे भर पहले तक घर में ही था। लानत है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो बता दिया। मैं सोच रहा हूँ क्या वाकई मुझसे गलती हुई है, अजय ने कहा और इस पूरे सिलसिले का क्लाइमैक्स देखने के विचार से बोला, आओ मेरे साथ। होटल से पुरानी बस्ती पहुँचने तक तीनों खामोश रहे। अजय कार ड्राइव कर रहा था और वे दोनों पीछे बैठे थे। फिक्र मत करो। अचानक शरद रोज़ी की ओर मुड़कर बोला, पहले ही मौत और हिंसा का खेल काफ़ी हो चुका है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, बिलीव मी। लाल मकान के पास कार पार्क करके अजय नीचे उतरा। वे दोनों भी कार से नीचे आ गए। रोज़ी ने शरद की बात थाम ली। अजय ने प्रवेश द्वार पर दस्तक दी। करीब 2 मिनट बाद मोटी औरत ने दरवाज़ा खोला। अब क्या है? शरद अजय को एक तरफ करके उसके सामने खड़ा हो गया। बूढ़ा कहाँ है? चला गया। तुम झूठ बोल रही हो, जिंदगी भर मुझसे झूठ ही बोलती रही हो। तुम जानती थी कि उसी ने मेरे पिता का खून किया था और तुमने इसमें उसकी मदद की थी। फिर इस मामले को दबाने में उसकी मदद की, उसके साथ नेपाल में आ बसी और उसके साथ ही अपना नाम भी बदल दिया। मैं मानती हूँ मैंने ऐसा किया था, वो शांत स्वर में बोली, लेकिन मैंने नाम नहीं बदला। मेरा नाम मंजुला था, वही आज भी है। हाँ, सरनेम ज़रूर बदल गया। शरद का चेहरा सुर्ख था और गुस्से से पूरा जिस्म काँप रहा था। उसने मंजुला को मोटी गाली दी। अपने वादे के बावजूद वह मारामारी पर उतारू था। अजय ने उसका कंधा पकड़ लिया। अपनी माँ के साथ सख्ती और बदतमीजी से पेश मत आओ। ये मेरी माँ नहीं है, डायन है। अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। किसे? मंजुला ने तीव्र स्वर में पूछा। किसे बचा रही हूँ? उसे, हत्या के अपराध की सजा पाने से। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है बेटा, वह सिर हिलाकर बोली। नारायण दास उर्फ हिम्मत राय अपनी सज़ा सुना चुका है। वह समझ गया था उसे अपने गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने कहा मौत के इंतज़ार में जेल की कोठरी में एड़ियाँ रगड़ने की बजाय वह खुद ही अपनी जान ले लेगा। उसने फांसी लगा ली। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। आओ दिखाती हूँ। तीनों उसके पीछे मकान में दाखिल हो गए। दूसरी मंजिल पर पीछे के कमरे में बूढ़ा छत के बीचों बीच गड़े लोहे के एक मजबूत हुक से गर्दन में लिपटी बंधी मजबूत रस्सी के सहारे ज़मीन से करीब 1.5 फुट ऊपर लटका हुआ था। आंखें बाहर उबल आई थी और मुंह से बाहर लटकी हुई थी। उसके पैरों के पास एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी। रोज़ी को यहाँ से बाहर ले जाओ शरद, अजय ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, शरद से सटी खड़ी रोज़ी बोली। मुझे डर नहीं लग रहा है। यकीन आ गया?
अलग खड़ी मंजुला बोली, मैंने उसे बता दिया था कि तुम दोनों में से अब एक ही रहेगा और उसके लिए और ज़्यादा झूठ बोलकर उसकी बजाय तुम्हें गिरफ्तार मैं नहीं होने दूंगी। लेकिन तुमने इतने लंबे अरसे तक झूठ क्यों बोला? शरत ने इल्ज़ाम लगाने वाले लहजे में पूछा। उसने मेरे पिता को मार डाला, फिर भी क्यों तुम उसी के साथ रही? ये तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम मर्द हो और अब जवान हो गए हो। ये एक लाचार और बेबस माँ की मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? वो मजबूरी तुम थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे उसी आदमी से शादी करनी पड़ी जिसने मेरे देवता समान पति को मार डाला था। मैंने उस शैतान को कुल्हाड़ी से तुम्हारे पिता का सिर काटते देखा था, सिर को पत्थरों के बोरे में भरकर समुद्र में फेंकते देखा था और धड़ को फर्श खोद कर कमरे में ही दफनाया जाते देखा था। उसने साफ कह दिया था कि अगर मैंने कभी किसी से उस बात का जिक्र किया तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। तुम नन्ही सी जान थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए उससे तुम्हारी जान की भीख नहीं मांगती तो उसने तुम्हारा भी वही अंजाम करना था। मुझे आज भी याद है, तुम सोए हुए थे और वह तुम्हारे पिता के खून से सनी कुल्हाड़ी तुम्हारे सिर पर ताने खड़ा था। तब तुम्हारी कसम खाकर मुझे वादा करना पड़ा था कि उससे शादी करके उसी के साथ रहूंगी और इस बारे में कभी किसी के सामने जुबान नहीं खोलूंगी। अपनी वो कसम मैंने अब तक निभाई है। क्या तुम्हारे लिए बाकी ज़िंदगी उसके साथ गुजारना ज़रूरी था? मेरे पास और चारा भी क्या था? 16 साल तक मैं उसके और तुम्हारे बीच तुम्हारी ढाल बनी अपनी ज़िंदगी को घसीटती रही। 16 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और जिन हालात में अपनी आत्मा को मार कर मैं जीती रही उनमें तो हर एक पल पहाड़ सा गुजरता है। मेरी अपनी चाहत या जीने का एक ही मकसद रहा, मैं ही तुम्हारी रक्षा की गारंटी थी। फिर तुम भाग गए और मुझे अकेली उसके पास छोड़ गए। तब मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ नहीं रहा। इस सब के बावजूद मैं मानती हूँ कि दुनिया की सबसे बुरी, घटिया, गिरी हुई और कमीनी औरत हूँ और तुम्हारी ही गुनहगार हूँ। इसीलिए तुम्हें हक है कि डायन और चुड़ैल ही नहीं बल्कि और भी जो तुम चाहो मुझे कह सकते हो। मैं न तो कोई शिकायत करूँगी और न ही कोई दुख मुझे होगा। शरत ने बोलने की कोशिश की मगर शब्द उसके मुंह नहीं आ सके। तुम्हें शरत नाम कब और किसने दिया? मैं बताती हूँ, मंजुला अपने ही रो में कह जा रही थी। तुम्हारे पिता ने अपने शिशिर नाम से मिलता जुलता यही नाम तुम्हारा रखा था। चंदनगढ़ से यहाँ पहुंचकर जब मैंने तुम्हारे पिता की याद के तौर पर तुम्हें शरत कहना शुरू किया तो शैतान नारायण ने कह दिया कि ये नाम उसे पसंद नहीं था। तब अपने नाम मंजुला से मिलता जुलता मंजुल नाम मैंने तुम्हें दे दिया था, लेकिन शरद ज़्यादा अच्छा और सही नाम है। अब तुम जाओ। नहीं माँ, शरद रोता हुआ उससे लिपट गया। तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पागल मत बनो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये एक सच्चाई है और तुम्हें इसे कबूल करना ही पड़ेगा। मेरी फिक्र छोड़ो, इस लड़की और अपने भविष्य के बारे में सोचो। शरद उसी तरह से लिपटा बच्चों की भांति बिलख रहा था। अजय उस बोझिल माहौल से निकलकर अपनी कार में आ बैठा। सिगरेट सुलगाकर मंजुला के बारे में सोचने लगा। मंजुला ने ठीक ही कहा था, बेटे की ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। 22 साल पहले जिस जाहिल, फूहड़ और बाजारू लड़की को दीवान पैलेस से निकाल दिया गया था, उसी के बेटे को अपने वारिस के रूप में वापस पाकर बुढ़िया मालती दीवान ने फ़ख्र महसूस किया। खुशी से फूली नहीं समाई थी, लेकिन करोड़ों की स्वामिनी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके वारिस को जन्म देने वाली औरत कहाँ और किस हाल में थी। अजय ने डीम लाइट ऑन करके उन दोनों पर निगाह डाली तो रोज़ी के बाएं हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी उसे दिखाई दे गई। अंगूठी में जड़े लाल पत्थर की चमक से वह समझ गया कि वो रूबी की अंगूठी थी और मालती दीवान के उन्हीं जेवरात का हिस्सा थी जो उसके बेटे अनिल दीवान ने 22 साल पहले दीवान पैलेस छोड़ने से पहले चुराई थी। और अब पति की वो आखिरी निशानी मंजुला ने अपने बेटे की होने वाली पत्नी को अपनी ओर से बतौर तोहफा दे दी थी। वो अंगूठी अपने आप में इस बात का सबूत थी कि मंजुला अनिल दीवान की ही पत्नी थी। अजय कई पल खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर गर्दन घुमाकर इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। मोड़ पर घूमते हुए उसने रियर व्यू मिरर पर निगाह डाली। मंजुला उसी तरह चौखट थामे खड़ी थी।